जय हिंद साथियों। अ, साथियों हम लोग आज अगेन जो है जो मेरा यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स को लेकर के जो मेरा खास तौर पे मास्टरिंग पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, उसके अंतर्गत आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने 2023 के पेपर्स को प्रॉपर तरीके से कर लिया है कि जितने भी उसमें मास्टरिंग की जा सकती थी, उसमें मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है। 2022 का भी प्रॉपर तरीके से आपके साथ किया जा चुका है। उसके बाद 2021 का भी हो गया। आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए 2020 के जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है, जीएस पेपर 1 का, इसको हम इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहली बात कि आपके साथ कई सारे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो मास्टरिंग की जा चुकी है। अब इसमें आपको ये देखना है अगेन कि अब जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं 2020 में पेपर 2020 के पेपर में, ठीक है? तो सोचना ये है कि आपको किस तरीके से अपनी अप्रोच को और डेवलप करने हैं कि 2024 के पेपर में आप सोच के देखिए कि 2024 के पेपर में जो भी आने वाले हैं, उसको इसी के बेसिस पर आप काम करेंगे तो कहीं न कहीं आपके पास क्या हो जाएगा, एक मास्टरिंग हो जाएगी। और एक बार नहीं, कई बार आपको देखने की ज़रूरत है क्योंकि जब भी पेपर को आप देखेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ हर बार नया नज़र आएगा क्योंकि एक प्रॉपर आप आईएएस के पेपर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है? कोई टेस्ट का तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट का तो पेपर है नहीं कि फर्स्ट टाइम एक बार कर लिए, दूसरा दोबारा करने की कोई ज़रूरत आपके पास नहीं है। चलिए, तो हम इसी सिलसिला को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चंस के ऊपर जब आते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हम जब अपने क्वेश्चंस के लिए आते हैं, तो आपके पास आप देख रहे हैं कि सीएसपी एग्ज़ाम 2000 जो है सो 20 का पेपर आपके पास है, ठीक है? और मेरे पास जो सीट नंबर है, वो सीट नंबर क्या है? ए है। चलिए, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या और चीज़ें आपके पास है, जो पेपर में हम देख सकते हैं, मास्टरिंग वाले में। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो अ, मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर हम एक सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मेरा मास्टरिंग का सीरीज़ है, उस मास्टरिंग के सीरीज़ में हम 1 नंबर पर ही बात करेंगे सबसे पहले और देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन में क्या आखिर बात की गई है सो। अब आपको पढ़ना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है कि आधार डेटा मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि राज्य निजी निगमों यानी कि राज्य निजी निगमों कॉरपोरेशंस के आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। ठीक है? कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। अब फिर कहता है कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है? और फिर कहता है कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या-क्या चीज़ है जो आपके साथ यूपीएससी मैनिपुलेट कर सकती है, आपके गेम के साथ खेल सकती है और जहाँ पर आपके ऑप्शंस आने चाहिए। अब आपको सबसे पहले देखना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन बन रहे हैं कहीं न कहीं 4 में 4 कोई सही नहीं होगा। ठीक है? तो कहीं न कहीं एक ऑप्शन बन रहा है कि सिंगल वन भी है, ठीक है? 2 भी है, तो आप एक बात याद कीजिए कि आपको जब मैंने शुरुआत में बताया था कि 4 में जो 2 होने की संभावना ज़्यादा होती है। बट 4 में 2 कब? बट आपको देखना है यहाँ पे कि 4 में हम किस-किस चीज़ को हटा सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव टाइप का जो स्टेटमेंट हो, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। अब बताइए कोई भी डेटा अगर आपने आधार कार्ड बनवाया है, तो आधार कार्ड जब बनवाया है तो आपका आधार कार्ड कब कब की बनी होगी? बहुत पहले की बनी होगी। कॉमनली सोच के देखिए। अब यहाँ कहता है कि 3 महीने से अधिक वो आपके डेटा को अपने पास स्टोर नहीं करेगा, ये गलत हो गया। 3 महीने, सबसे पहला देखा जाए तो आपके पास जो 3 महीने का आ गया पॉइंट्स, वो 3 महीने वाला एक तो मंथ्स आ गया, ठीक है? कोई फिक्स डेटा दे दिया है 3 महीने का, ठीक है? 3 महीना एक डेटा हो गया। उसके बाद अब देखिए कि संग्रहित नहीं किया जा सकता, नेगेटिव कैन नॉट कैन नॉट लगा हुआ है, ठीक है? कैन नॉट लगा दिया है, तो एक तो आप हटा सकते हैं, 1 नंबर हटा सकते हैं। जब अब 1 हटाएँगे, तो आप देखिए क्या आपका आंसर पॉसिबिलिटी बन रही है। 1 हट जाएगा और ये आपका आंसर हट गया है। अब यानी कि 3 और 2 4 में अभी भी कोई संभावना 50-50 पर आप चल रहे हैं, ठीक है? अब और जाने की ज़रूरत है आपको। और देखिए कि क्या हटा सकते हैं, कहता है क्या तीसरा नंबर पढ़िए कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है यानी मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी के बारे में जब भी आपके दिमाग में आया होगा कि क्या सर इसको हटा सकते हैं क्या? अब देखिए निश्चित रूप से हटाना चाहिए आपको। आप कहेंगे सर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में भी तो दिया हुआ है कि मैंडेटरी यानी आधार भारत की संचित निधि से ही लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब बताइए जैसे एग्जाम्पल में कई सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है,
गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जिसमें आपको एक आइडेंटिटी के तौर पे, एक पहचान के तौर पे आपसे क्या माँगा जाता है? आधार माँगा जाता है, या इवन आप बैंक में जाते हो या कहीं भी आप जाते हो या आप इवन एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपको कहा जाएगा कि एक फ़ोटो पहचान पत्र के तौर पे आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो फ़ोटो पहचान पत्र के तौर पे होना चाहिए, तो आप इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का, यही संचित निधि, अगर मान लिया जाए पीएम किसान की बात करते हैं, ठीक है? पीएम किसान योजना की बात करते हैं, तो पीएम किसान योजना से जो प्रत्येक जो खास तौर पे जो मार्जिनल फार्मर्स को जो दिया हुआ है कि 6000 पर एनम दिया जाएगा, उसमें क्या है कि आपके पास एक आधार नंबर होना ज़रूरी है। यानी वो जो पैसा है निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है? संचित निधि से निकल रहा है, ठीक है? कहाँ से निकल रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल रहा है। तो इसके लिए आपके पास आधार अनिवार्य, यानी कि जहाँ 4 है, वो 4 वाला ऑप्शन होगा, 3 वाला नहीं होगा। अब देखिए आंसर क्या हो रहा है? 4 वाला होगा, फाइनल आंसर आ गया आपका, यानी 3 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर पे जा सकते हैं, फाइनल आंसर पे। 1 नंबर आपने देख लिया कि किस तरीके से मेरे पास जानकारी नहीं भी है, फिर भी मैं इस तरह से जा सकता हूँ कि मेरा फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है? अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यही आपके पास जो क्वेश्चंस दिख रहा है, ये क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है? तीसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी-लेड्स के बारे में बात हो रही है, के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन से सही है? अब यहाँ हम एक-एक करके पहले पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन में किस तरीके से बना हुआ है, कहीं न कहीं आपके पास 1 नहीं तो 2 गलत होने की चांसेज़ है। 1 नहीं तो 2 गलत होने की चांसेज़ आपको दिख रही है, ठीक है? इस तरीके से। अब आपको ढूँढना है इसमें कि हम क्या गलती कर सकते हैं इसमें। अब एमपीलेट्स नीतियाँ पहला पढ़िए। एमपीलेट्स नीतियाँ टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती है। हो सकती है, कैन भी यूज़ लगा हुआ है, हो सकती है। नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश जो एक फिक्स्ड जो अमाउंट होता है, पोर्शन जो होता है, अनुसूचित यानी एससी-एसटी जनसंख्या के लाभार्थ हेतु प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा भी होगा कि खास तौर पे जो प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपया जो एक सांसद को दी जाती है अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए, उसमें से एससी-एसटी के लिए भी क्या होता है एलोकेट होता है पोर्शन, ठीक है? फंड्स दिया जाता है उसमें। नेक्स्ट कहता है कि एमपीलेट्स निधियाँ वार्षिक आधार पर यानी एनुअल बेसिस पर स्वीकृत की जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है। उपर्युक्त अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणीत यानी ट्रांसफर या फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, नहीं किया सकता है। बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है। नहीं, अगर मान लिया जाए कोई अगर 2023 में हम एग्जांपल 2023 में अगर मान लिया जाए किसी एक एमपीज को 5 करोड़ रुपया दिया गया, ठीक है? 5 करोड़ दिया गया। वो क्या किया, 3 करोड़ ही खर्च कर पाया। तो बचे हुए 2 करोड़ जो होगा उसका, वो 2024 में क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है? तो अगला जो होगा मिलेगा उसको 7 करोड़ मिलेगा। यानी 5 + 2 7 करोड़ मिलेगा। यानी कि क्या होगा? ये किया जा यहाँ लिखा है नहीं, इसको कट कर देंगे। 3 हटाइए, देखिए आंसर आने की संभावना कुछ बन रही है क्या? 3 हटा रहे हैं। ठीक है? तो 2 आपने हटा दिया है। अब हम और पढ़ के देखते हैं क्या दिक्कत है। 50 फिर भी आपके पास कितना चांसेज़ है? 50-50 चले गए। अब 1-2 को कन्फर्म हो गया आपका कि 1 और 2 जो है कन्फर्म होगा। ठीक है? 1 और 2 क्या है? आपका होगा। यानी 1 को भी सही कर सकते हैं, 2 को भी सही कर सकते हैं, जो अभी-अभी मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दिया है कि कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं आपके जिले में द्वारा प्रति वर्ष क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कलेक्टर साहब होते हैं वो प्रत्येक, क्योंकि आप लोग भी बनने ही जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सांसद को, जो एमपीज को जो 5 करोड़ रुपया दिया जाता है उसमें से प्रत्येक जो 5 करोड़ का 10% प्रति वर्ष क्या करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है कि क्या सही सच में काम कर रहा है, या मतलब ऊपर से यानी पेपर पर लिखा गया कि दे दिया गया लेकिन सच में काम हुआ नहीं, इसीलिए किया जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ कहेंगे कि सर डेटा गलत है, नहीं, तो कुछ डेटाएं होते हैं जो एमपी लेट्स वाले क्वेश्चंस आप देखे होंगे कि यदाकद आपको टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे, इवन करंट वाले पढ़ते होंगे करंट में भी, तो कुछ डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या होगा, आंसर फाइनल है 1, 2 और 4 आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, जहां पर आपको ये लग रहा है वहां पर मैं बात करूंगा 6 नंबर क्वेश्चन में। आइए, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बात की गई है। अगर जहां भी आपको लगे कि क्वेश्चंस को लेकर के जब रिसर्च करने की बात हो ना, तो आप उसको गौर से देखिए, समझिए कि क्या सच में इन चीज़ों को लेकर के क्या बात की जा रही है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आप गौर से पढ़िए क्वेश्चंस को। नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अन्य किसी क्वेश्चंस पर अपने आप को
ट्राई करने से बेहतर है कि यूपीएससी के पेपर आपके पास है, इसको लेकर के देखिए कि क्या इसका क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थीम की रिपीट कर रहा है, तो थीम रिपीट कर रहा है तो उसको बेसिस हम यूज करना कैसे करेंगे, ठीक है, इसको भी लेकर के देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए क्या है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरणी माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या बात की गई है कि यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया, किसके आदेश के कारण जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपको देखना जरूरी है। अब ये मैं कह सकता हूं इसको कि यहां से आपके पास क्या होना चाहिए, ए बी सी डी में से देखिए कि अगर बजट से रिलेटेड कहां पर बात की गई है, बजट चिरकालिक संसदीय परंपरा, यहां देखिए अब कुछ बजट यहां पर बात की गई है, ओवरऑल बजट से रिलेटेड बात की गई है, यहाँ देखिए बजट से रिलेटेड बात की गई है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा जो विवरण की बात आ रही है बजट की, तो एफआरबीएम जो एक्ट होता है, एफआरबीएम इसको राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन की बात की जाती है, अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इन्हीं में ढूंढने की कोशिश किया कि बजट की चर्चा कहां पर किस चीज में दी गई है, उसको बेसिस पर हम आंसर करने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो आप देखे होंगे ये थीम रिपीट है, कई बार रिपीट क्वेश्चन ये आपके पास है, ठीक है, यानी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है लिमिट गवर्नमेंट, क्या होती है, लिमिट गवर्नमेंट, ठीक है। अब लिमिट की मतलब अब लिमिट का मतलब ही समझ गए कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा एक ही आएगा, सीमित सरकार की बात। ये एक बार नहीं बल्कि 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है, अभी जो आप बना रहे हैं इसके बाद भी 2023 वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है। आप देखेंगे रिसेंटली 2023 का पेपर मैंने करवाया आपको, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपने इस बार अगर मान लिया 2023 का पेपर आपने दिया होगा या अभी जो रिजल्ट आया हाल ही में, अगर 22-20 का क्वेश्चन जो बच्चे किया होगा वो 23 वाले में सही किया होगा, तो यही चीज को आपको जरूरत होने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हुँ, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले जो प्राधिकरण होते हैं, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो होती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं? निःशुल्क की बात हो रही है। भारत में बताइए आप कि ब कितने ऐसे लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करके निःशुल्क विधिक सेवा ले की फैसिलिटी का फ़ायदा लेते हैं। अब देखते हैं क्या-क्या इसमें हो सकता है। लिखा है कि 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, क्या लिखा है? 1 लाख से कम आय वाले वार्षिक व्यक्ति को, और देखते हैं कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, फिर देखते हैं कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य ओबीसी सदस्य को। सबसे पहली बात, अगर मुझे कहेगा हटाने के लिए, तो हम आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ लगा हुआ है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो वरिष्ठ नागरिक में देखा जाए तो रतन टाटा जी भी आते हैं। वरिष्ठ नागरिक में बहुत लोग आते हैं जिनको ये लीगल फैसिलिटी फ्री मिलनी चाहिए, तो वो तो नहीं आएँगे। इसीलिए 4 नंबर को आप हटाइए पहले। ये हटा दीजिए 4 नंबर। आपने सभी को हटाया और सभी बताया कि ऑल जहाँ भी रहता है ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। तो 4 आपने हटाया तो आपके पास 50-50 चांस आ गया। आप अटेम्प्ट करना ही चाहिए आपको 50-50 में। तो 2 आपका ऑलरेडी सही है, ठीक है? अब 2 सही हो गया यानी 1 और 3 पर आपको दुविधा बन रहा होगा। पहली बात मैं बता देता हूँ अगेन, मैंने इससे पहले भी बता रखा है आपको, फिर से मैं बता देता हूँ, किसी भी ओबीसी जहाँ भी लगा रहे, एससी-एसटी तक प्रश्न सही होते हैं, ओबीसी जहाँ लगा रहे, इससे पहले भी एग्रीकल्चर फार्मिंग को लेकर के, राजस्थान को लेकर बात किया गया था कि ओबीसी के लोगों ने इतना किया है। नहीं, गलत होता है वो। कभी भी कोई भी चीज़ का डेटा जो होता है कैटेगरी वाइज़ क्लासिफिकेशन नहीं होती है, खासतौर पे ओबीसी को लेकर के। ध्यान रखिएगा क्या होता है, ओबीसी को लेकर के कोई भी क्लासिफाई नहीं किया गया है इस किसी भी तरीके से। ये गलत है आपके दे देंगे, ठीक है? तो इसको अगर मान लिया जाए गलत कर देंगे आप, तो ये 3 गलत होने के बाद आपका आंसर क्या आ गया फाइनल? आ जाता है। यानी 1 और 2 आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे चलते बढ़ के। अब देखिए, अब इसका 13 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन। ये बेसिक तौर पे आपको पता ही होगा कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ 13 नंबर क्वेश्चन या बीच-बीच में, क्योंकि मैं सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन्स का करवा रहा हूँ, जिसमें देखना ये होता है कि 100 क्वेश्चन्स में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं, जहाँ पर आपके ब्रेन की आवश्यकता बहुत कम होती है, जहाँ पर कम ज्ञान के बावजूद भी आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन्स को सही कर लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे, यानी जो मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। पहली बात तो आपको मैंने बता रखा था पॉलिटी में, क्या बताया पॉलिटी में, जहां भी डिस्क्राइब, क्लासिफाई,
रेक्टिफाई, डिफाइन, अगर वर्ड दिया हो खासकर पॉलिटी वाले सेक्शन में तो गलत होता है। डिफाइन कहीं नहीं होता ऐसा, क्योंकि इतनी मोटी चीज खास करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इन चीजों को ध्यान नहीं रखा जाता है कि हाँ बाद में क्लासीफाई किया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये डिफाइन ब्लैक वर्ड क्या होता है, गलत होता है। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि एक गलत है। ठीक है, एक गलत होता है। एक गलत होने के चांस की ही मात्र से आपका क्या बन गया, 50-50 आप चले गए। या तो आपको मारना है बी या तो मारना है डी। अब फिर से पढ़िए बी दूसरा ऑप्शन। भारत का संविधान फिर कहता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, जिन पर क्या है संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। इन्हीं कहने का मतलब यह है कि जुडिशियल जो खास करके रिव्यू है, ये जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है पहले से। सोच के देखिए, यानी कि प्रोवाइड करने की बात की जा रही, व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है ना बाद में जाकर के उसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के माध्यम से या क्या कहते हैं एक्ट के माध्यम से चीजों को ऐड किया गया अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया, ये भी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब आगे देखिए, जब भी मैं इसको राउंड कर रहा हूँ ना, तो आप क्या करना है आप लोग को कि जब भी आप कर रहे हैं तो इसको क्या कीजिएगा, अपने पेपर में भी आप इस तरीके से लगा लीजिए। जिससे क्या होगा, कभी भी आप प्रश्न देखेंगे ना तो आपके पास बना रहेगा कि हाँ सर क्या करवाए हैं क्या नहीं करवाए हैं। इस तरीके से आप ये मास्टरिंग का, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि खास करके यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी में सीसेट को लेकर के भी सेम काम करना है, खासकर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर मान लिया 27 क्वेश्चन में अगर आपका 20+ सही हो जाता है तो सीसेट निकलने में भी कहीं से कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। बट उसका भी कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ में भी यूपीएससी का पेपर चल रहा है, साथ में यूपीएससी के सिवाय भी अगर मान लिया जाए पेपर सीएपीएफ का पेपर होगा, उसका भी इसी करवा देंगे। सीडीएस का पेपर है, उसका भी हम देखेंगे कि पीवाईक्यू के माध्यम से किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है कि भारत का संविधान के अनुसार है, फिर से लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फिर से लिखा हुआ है। अगेन आपके पास से दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां देखिए, पहले तो मैं देखते ही ध्यान में आ गया कि इसको गलत करना है मुझे, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य है, ठीक है, मान लिया जाए किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो चुका है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब जब भी वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अब विधानमंडल का सदस्य नहीं है, अब यहां पर देखिए गौर करके बात की कहता क्या है सो। ठीक है, ये समझना ज्यादा जरूरी आपके लिए है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा आपका। अब यहां पर कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी राज्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, 18 वर्ष। अब ये मंत्री 6 महीना के लिए बन सकता है, लेकिन क्या सच में संविधान में ऐसी बात कही गई है कि यह बाद में कहा गया है, देखना ये जरूरी है ना। क्योंकि लिखा हुआ कि भारत के संविधान के अनुसार कि 6 महीना के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब जब भी कि वो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो विधान मंत्री बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन कब कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यह बात फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया, ठीक है, जिसे 5 वर्ष के लिए, क्या कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर क्या है, अस्थायी तौर पर डिस्क्वालीफाइड, निरहत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका। आपको पता ही है कि 2 वर्ष प्लस प्लस 4 वर्ष, यानी क्या इस तरीके से होता है। ये 6 वर्ष के बाद अगर मान लिया जाए, अगर ये हुआ कारावास का सजा, ये 4 वर्ष हुआ एडिशनल, जितने भी होगा मान लीजिए 5 और 4 9 के बाद साल के बाद क्या होगा, फिर से वो चुनाव लड़ने योग्य हो, यानी आपका ये भी गलत हो गया। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए नॉलेज नहीं भी आपके पास है, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए अस्थायी तौर पर निरर्हत डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति मान लिया जाए कि अपनी उम्र की 25 साल में या 26 साल में किसी कारणवश क्या हो गया कि वो दोषी पाया गया, तो क्या सच में वो पूरे वर्ल्ड लाइफ का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, नहीं, गलत है। इसीलिए आपका 2 गलती कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फिर से इसी में उसी तरीके से ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 में कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान जिससे वो ठीक समझे भारत का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लिया जाए प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं तो कहीं भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कैन का यूज लगा हुआ है तो ऑलरेडी सही है। ठीक है, फिर कहते हैं नेक्स्ट में कि भारत का संविधान जो है, फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
जब भी मैं देखता हूँ भारत का संविधान के अनुसार या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो एक बार रुकना चाहिए आपको, ठीक है? भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। पहली बात, ध्यान देने की योग्य बात है कि आपको देखिए कितना चीज़ ऐसा है जो मैनिपुलेशन के लिए ध्यान देता है। सभी लगा हुआ है, ये गलत होता है, अनिवार्य लगा हुआ है, ये गलत होता है, 3 लगा हुआ है, डेटा गलत होता है। तो इतनी चीज़ें आपके पास है जो गलत करने की योग्य है, तो 2 को हटाइए आप। 2 को हटा के देखिए आपकी क्या आंसर बन रहे हैं। 50-50 चांस बन रहा है आपका। देखिए 1 सही है, 3 पर देखिए बात। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जब संसद का चलना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखेंगे ना कि किसी बार संसद जो है संसद सत्र 5 दिन भी चला है, 25 दिन भी चला है, ठीक है? तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए आपका ये सही हो गया, ठीक है? तो इसका आंसर फाइनल क्या होगा? सी हो गया। इसी तरीके से मास्टरिंग और पीवाईक्यू करेंगे आप, तो चीज़ें बहुत कुछ आपके नज़र में आएगा कि हाँ, इस तरीके से मैं प्रश्न को गलती कर सकता हूँ या सही कर सकता हूँ, ठीक है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को। अब हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ सभी को कि जब भी आप प्रश्न जब मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज़ करके एक बार खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या सच में आप इस आंसर को हटाने में सक्षम हैं कि नहीं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गलत बात है, क्योंकि आपको ओवरऑल करना आप ही को है। तो इसको देखिए कि क्या सच में आपसे हो पा रहा है कि नहीं? फिर देखिए कि मैं किस तरीके से हटाता हूँ, ठीक है? यानी फाइनल आंसर तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। सेम एग्ज़ाम में भी आपको यही पैटर्न को बार-बार अपनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ कहता है भारत में इतिहास का क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक इतिहास के बारे में बात हो रही है। ये स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। ठीक है, मैंने बताया है कि अगर मान लिया जाए ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स वाई जेड, गलत रहता है। क्या होता है? रॉन्ग होता है। बिलोंग्स टू यानी संबद्ध है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैनिपुलेशन का चांस यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ एक्स, या तो यहाँ एक्स दे दे, वो एक्स वाई जेड दे दे, या तो यहाँ दे दे, ये उठाकर यहाँ दे दे। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि फर्स्ट कहता है कि स्थविरवादी महायान धर्म से संबंध है, यानी कि नहीं, स्थविरवादी की जगह पे हो सकता है मे बी कोई और हो, ठीक है, कोई और हो महायान धर्म से। तो इसीलिए ये आपका, मैं मानता हूँ कि अभी गलत है आपका, ठीक है, बिलोंग्स टू के कारण गलत हुआ है। एक अगर मैं गलती करता हूँ, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 50-50 आंसर आ रहा है, यानी 3 सही है। पढ़ना नहीं पड़ा 3 आपको, एग्जाम में यही समय बचाना है आपको कि महासंधिकों द्वारा, आप देखेंगे महासंधि का ध्यान आते ही आपके पास 2023 में भी महासंधिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो संघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान धर्म, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पढ़िए आप, दूसरा नंबर कहता है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो होता है बौद्ध धर्म की महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, ठीक है, वहाँ उसकी ब्रांचेस की कोई ऐसा एक्सट्रीम वर्ड यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे कि मैं इसको गलती करूँ, ठीक है। और एक बात और गौर कीजिएगा ना कि कभी भी अगर मान लिया जाए, मैंने गौर किया बहुत इस खासकर यूपीएससी के ट्रेंड्स में, कि जब मान लिया जाए 2 50-50 चला गया, तो मैक्सिमम के साथ जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं देखा हूँ, मैं अधिकांश तौर पे मैक्सिमम सही होता है। 3 में कोई 3 का 3 सही नहीं लेगा, या सिंगल एक भी सही नहीं लेगा, यानी कि 2-3 या इस तरीके से आंसर जाने की कोशिश करता है ये। इस बेसिस पर क्या होगा आंसर आपका? 2 और 3 होगा आंसर। चलते हैं आगे, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन पे मास्टरिंग करनी है आपको और हर पेपर पे करना है। कहीं न कहीं हर पेपर पर नहीं, एक 2018 तक तो पेपर पे करना ही चाहिए, क्योंकि 6 से 7 साल आप कर लेंगे, तो आपका ट्रेंड्स पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस दिशा में जाके सोच रही है अभी क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, बनाने को साथ में सीडीएस का क्वेश्चन हो गया, एनडीए का क्वेश्चन, एनडीए तो खास तौर पे नहीं खास ज़रूरत पड़ता है, बट सीडीएस और सीएपीएफ, और अभी खासकर ईए, ओए का जो एग्ज़ाम होता है, खास ईपीएफओ के माध्यम से यूपीएससी ही लेती है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कितनी चीज़ बताया? सीडीएस, सीएपीएफ और जियो साइंटिस्ट का भी पेपर देखिए, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, एनडीए का पेपर भी कुछ देख सकते हैं, और हाँ, इतना पेपर अगर आप देख लेते, हाँ, ईपीएफओ का पेपर, ईपीएफओ का पेपर, ठीक है? जो आपको लगे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो आपको होना चाहिए, यानी कि जो भी पेपर देखना है आपको देखिए, बट आपको लगना चाहिए यूपीएससी के ट्रेंड पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो हाँ, आपको ज़रूर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है? अब देखिए ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आपको। अब देखते हैं क्या हो सकता है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोधी की चेतावनी दी।
मान लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम की बात की जा रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जो किताब लिखे होंगे। किताब लिखने का पर्पस ये एक ही होता है कि उस समय हम मुझे किसी भी तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी कहीं औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक आवाज़ रही होगी। मैं इतना मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। जहाँ भी होगा आंसर एक होगा, ठीक है? अब एक होगा इसका मतलब है कि आपका आंसर ये कट चुका है। अब एक है तीनों में। दूसरा पढ़िए, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। स्वाभाविक बात है कि अगर कोई मान लिया जाए आपके देश में अगर कोई पुस्तक लिखी गई है, तो वो आपके देश के हित के लिए होगा कोई ना कोई। नुक्कड़ नाटक क्यों खेला जाता है? क्योंकि समाज में एक नई दिशा देने के लिए, समाज में अगर कोई गलती हो रहा है तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक समाज को, सोसाइटी को एक एक रास्ता देना चाह रहा है, ठीक है? दूसरी बात, लोकगीत। तो लोकगीत क्यों? लोकगीत का मतलब है कि वहाँ के पैटर्न के माध्यम से अगर मान लिया जाए आप जिस किसी भी खास करके क्षेत्र से आते हैं, आपके लोकगीतों का कहीं न कहीं आपके समाज से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। तो निश्चित रूप से गीतों में होगा। ठीक है, तो देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग जो है बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट, यहाँ देखिए, विशिष्ट संदर्भ में, यानी स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, क्या है? स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, ठीक है? तो कभी भी एक बात याद रखिए, जब भी नैरो आपको खासकर कॉन्टेक्स्ट लगे कि संकीर्णता की बोध आता हो किसी भी चीज़ों, खास करके स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड किसी स्वतंत्रता सेनानी का, तो आप उसको गलत कर सकते हैं। और दूसरी बात आप सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बंगाल का रहने वाला हो, मान लेते हैं, अब क्या वो चाहेगा कि सिर्फ मेरा बंगाल आज़ाद हो, कि चाहेगा भारत आज़ाद हो? अगर लड़ना अगर आप औपनिवेशिक सत्ता से है तो निश्चित रूप से चाहेगा भारत आज़ाद हो। तो बंगाल नहीं होकर के क्या होना चाहिए यहाँ पे? पूरे संपूर्ण भारत होना चाहिए और विशिष्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। तो 3 गलत कर देंगे डायरेक्टली आप, ठीक है? 3 गलत करते ही आपके पास आंसर क्या आ गया? 1 और 2 आ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है? ये फाइनल आपका आंसर 1 एंड 2 आ गया। चलिए, इसी तरीके से आपको यही सोचना है, अपने आप को, क्षेत्र को बढ़ाना है, अपने माइंडसेट का जो एक अप्रोच होता है खास करके प्रीलिम्स को लेकर के, वो अप्रोच को बिल्डअप करना है आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें मुझे नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है नॉलेज लगेगा, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको। बाकी करवाने के लिए तो मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ही आपको, सब्जेक्ट वाइज भी करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे और अभी ऑप्शन वाइज भी कर रहे हैं हम, ठीक है? 38 नंबर क्वेश्चन करना है ना? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन किससे संबंधित है? सबसे पहला मैंने आपको बता रखा है, हर टेस्ट में इससे पहले भी मैंने बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आपको देखें तो आपको सब्जेक्ट पहले डिफाइन कीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या देखना है आपको? ऑप्शन, ऑप्शन के बाद क्या देखना है कि वो जो खास करके एक्सट्रीम वर्ल्ड, क्या देखना है? एक्सट्रीम वर्ल्ड, और तब जाकर के आपको आंसर पे जाना है, आंसर पे जाना है, ठीक है? हर बार एग्जाम देते समय या अपने टेस्ट देते समय यही चीजों को अपनाइए। और आपको सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बता रखा है बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन वाइज भी मैंने बता रखा है, और एक्सट्रीम वाइज अभी जो कर रहे हैं वो तो आपको कर ही रहे हैं, एक्सट्रीम वर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब देखिए, एक 38 नंबर क्वेश्चन देखने मात्र से ही मुझे दिमाग में आ गया कि विकास की वर्तमान स्थिति में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया, तो साइंस एंड टेक से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखता हूं मैं क्या हो सकता है यहाँ पे। यहाँ क्या क्या भी रहा कि किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हटाना है, 5 है, यहाँ देखिए कितने 5 ऑप्शन है। तो एक तो संभावना बन रहा है, पहला बार जो मैं बता रखा है 5 में 3 होने का, ये क्या है मेरा? संभावना है 5 में 3 होने का। तो आपको एक चीज दिमाग में लगाना कि 5 में 3 होने की संभावना बन सकती है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो खासकर पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, साइंस टेक में कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, वहां ऑल सही होने की चांसेस होती है। बट दोनों चीज अप्लाई करना, मैं फिर से कहूंगा, 5 में 3 और ऑल, दोनों में ध्यान देना कि क्या सच में ये हो पा रहा है, पाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक तो 5 में 5 भी है और 5 में 3 भी है, अब हम दोनों पर एक बार ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब यहाँ देखिए कहता है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर पे, कि यहाँ देखिए क्या बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, यानी क्या? वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको नहीं लग रहा है कि मान लिया जाए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोग का उपचार कर सकते हैं आप? मैं सहमत हूं आपके बातों से, ठीक है? रोग का उपचार निदान कर सकते हैं आप।
दूसरी बात, आप ये कर औद्योगिक इकाई में विद्युत की खपत को कम कर सकते हैं। कोई सिस्टम को मान लिया जाए कि आप ऐसा सेटिंग अरेंजमेंट करें जिससे कि आपका क्या हो सकता है, एनर्जी कंजम्पशन कम होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा को अगर मान लीजिए बेतार संचरण करना शुरू कर देंगे, तो क्या ये संभव है? अगर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो, वायरलेस, ये उसमें भी बात क्या की जा रही है, वायरलेस ट्रांसमिशन, यानी कि कोई तार हो ही नहीं। अगर मान लिया जाए कोई ए एनर्जी है, प्लस है, यहाँ पर आपको सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए बीच में कोई ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है। संभव है? नहीं संभव है। तो ये हो गया बीरबल की खिचड़ी वाली बात। ये कैंसिल कीजिए 5। ठीक है, ये बीरबल की खिचड़ी वाली बात हो गई। तो 5 हटाने से क्या आपका आंसर बन रहा है? क्या 5 हटाए? बिल्कुल सही बात है। आंसर बन गया आपका 1 3 एंड 4। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए 1 3 4 आपका है कि नहीं। टेक्स्ट टू स्पीच में बनी पड़ती, बिल्कुल सही बात है। कहीं अगर मोबाइल में आपके पास है, जो आपके पास जब आप गूगल पे मारेंगे तो आपका डायरेक्ट चेंज करके दे देगा आपको टेक्स्ट टू स्पीच में। ठीक है, सार्थक गीतों की उसके बाद क्या कहता है, 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। हाँ, एक बात और, एक चीज और गलती आप कर सकते थे कि सार्थक गीतों का लघु कहानी और गीतों की रचना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस है। और साइंस में होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज इनपुट देते हैं तो आउटपुट देती है वो। तो यहाँ पर उसके पास अपना ब्रेन नहीं है कि मीनिंगफुल शॉर्ट्स क्रिएट करके मुझे दे दे, कोई मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट करके दे, ये संभव नहीं है। तो सार्थक की जो लगा दिया है ना, ये गलत है। अगर आप देखिए चैट जीपीटी की भी बात करें तो चैट जीपीटी में इवन बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चैट जीपीटी में बोलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई चीज ऐसा देगा। ठीक है, तो इस आधार पे आपका आंसर आ गया। चलते हैं हम आगे 14 नंबर क्वेश्चन। यही आपके बगल में क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ये क्या क्वेश्चन है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि यह एक सार्वजनिक खाता है। पहली बात मैंने बताया साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। हाँ, एक बात और गौर कर लीजिए, जब साइंस देख लिए ऑप्शन में देख रहे हैं कि 1 2 3 नहीं है, यानी ऑल सेटिंग नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा इसमें है, कोई ना कोई एनी वन है जो कोई ना कोई गलती होगा आपको। ठीक है, इसमें गौर करना है आपको है। अब दूसरा नंबर पढ़िए आप कि ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा समूचा यानी ऑल डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। पहली बात, समूचा यानी ऑल, गलती होने की चांसेज है, ओनली गलती होने की चांसेज है। दो को आप गलत करके देखिए। ठीक है, दो को गलत करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। क्या दो कैंसिल कीजिए, नहीं आ रहा है। 50-50 अब चल रहा है, यानी एक होगा। यानी इतना श्योर हो गए कि एक होगा आपका। ठीक है, आपको 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3 नंबर पढ़ना है कि ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोग एप्लीकेशन को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यही तो चीजें हैं। एक खास करके डेटा क्लाउड की भांति होती है, उसके बेसिस पर एक लेजर की भांति काम चलता है आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी का। अगर सच पूछे तो ये पीवाईक्यू का रिपीट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू का क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू का रिपीट क्वेश्चन आपका है। तो इससे भी बेसिस आप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी 1 एंड 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन पे, 42 42 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसको। 42 नंबर पढ़ के देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए कि खेत में फसल पर पीरकनाशी छिड़कना। पहले तो ये पढ़ने से पहले एक बार ये देखना चाहिए कि तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन का एप्लीकेशन की बात कर रहा है। ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है, यानी कोई ड्रोन क्या एप्लीकेशन की बात कीजिए। किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन की बात हो रही है। और जहां भी एप्लीकेशन की बात आएगा वहां पर क्या हो सकता है कि ऑल सही होने की चांसेज है। ठीक है, फिर भी 3 ऑप्शन है, 3 में देखिए कि क्या लग रहा है आपको। कहता है कि खेत में फसल पर पीरकना, बिल्कुल सही बात है। मान लिया जाए ना कि ये आपके पास क्या है, एक ड्रोन लगा हुआ है, ड्रोन पे इस तरीके से काम पंखी लगी हुई है, नीचे में कोई चीज है, वो छिड़क सकता है बहुत आसानी से। तो एक होगा। सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण, बिल्कुल मान लिया जाए कोई भी अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वहाँ का क्या एरिया है, क्या लेंथ है, क्या वहाँ का चीज़ें बन रहा है, वहाँ पर भी ड्रोन देख सकता है, क्योंकि उसमें कोई व्यक्ति तो रहता नहीं है। फिर कहता है डीएनए के विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेल के श्वास के नमूने एकत्र करना। ठीक है, ड्रोन आज के डेट में सच पूछा जाए, मान लिया जाए कि आपको तीसरा नहीं जानकारी है कि बस सच में सर ऐसा है कि वेल के माध्यम से वेल का कोई ऐसा चीज श्वास के बारे में, सांस लेने की प्रक्रिया का नमूना एकत्रण कर सकती है। लेकिन अगर मान लिया जाए ड्रोन कहीं ना कहीं अगर कर रहा होगा, अगर आप इस माध्यम से अगर गलती कर दी आप,
तो फिर गलती हो आपका हो गया। तो साइंस है, यूपीएससी कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे ऊपर कैलकुलेटेड में अगर ये क्वेश्चन सही हो जाए कहीं किसी भी देश में, तो मैं गलत करना पड़ेगा और हाईकोर्ट में विद्यार्थियों को जाना पड़ेगा कि 1 मार्क्स के कारण मेरा फेल आपने कर दिया। तो इसीलिए वो यूपीएससी कभी भी इस तरीके से नहीं करेगी आपके। तो ये भी सही है, आपका 3 ले लेगा। ठीक है, इस आंसर पे क्या हो गया? फाइनल 1 एंड 1 2 3 हो गया। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि ये क्वेश्चन देखिए, भावी माता-पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। हो सकता है, आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। कैन भी लगा है तो सही होने के चांसेस है। फिर कहता है कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जाता है जा सकता है। अब हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति का जीनोम, अगर मान लिया जीनोम में, आपको याद होगा 2023 के पेपर में भी जीनोम से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए 20 में अगर आपने जीनोम करके गया है तो आपको काम आ सकता है वो। तो मुझे मालूम नहीं कि जन्म से पूर्व करेगा कि ये बात करेगा, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मान लिया जाए बच्चे की जन्म की बात हो रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवम और स्पर्म की बात हो रही है, तो जन्म से पूर्व की ही बात होगा। सही है। फिर कहता है कि मानव प्रेरित बहुसल्क स्टेम यानी प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अब बात आ रही है क्या? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है? सकता है, यहाँ भी सकता है, यहाँ भी सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, साइंस का क्वेश्चन है। आप डॉक्टर हैं नहीं, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपकी एक एजुकेशन नॉर्मल स्टडी आप हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। तो ठीक है, मान लिया जाए कहीं पर तीनों में हो रहा है तो सही मान के चलेंगे, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? 1 2 एंड 3 होगा साइंस वाले क्वेश्चन में। तो इस तरीके से यहाँ देखने कि कहाँ पर भी कैन बी का यूज हो रहा है। अगर कैन बी यूज हुआ साइंस वाले में तो आप डी के साथ चलिए, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्यूमोकोकल सलजूमी वैक्सीन यानी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के बारे में बात, उपयोग के बारे में, फिर से उपयोग एप्लीकेशन बेस्ड मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बट एप्लीकेशन बेस्ड में भी देखना है आपको कि क्या कोई रियल में, अभी जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसका तीसरा ऑप्शन देखिए, ये पहला ध्यान रखना कि वैक्सीन है। इस वैक्सीन के ध्यान आते ही आपके पास एक वैक्सीन आ जाना चाहिए कि कोविड वैक्सीन। ठीक है, कोविड वैक्सीन के बारे में, या कोई भी वैक्सीन ले लीजिए आप। अगर कोई भी वैक्सीन लेंगे तो इसका देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट होता ही है। तीसरा ऑप्शन पढ़िए, इस वैक्सीन के कोई भी गौण प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं होता है। बताइए, कोई भी मान लिया जाए 100% क्योर हो सकता है, 100% नहीं होती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि कोई गौण प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही ये वैक्सीन कोई यानी प्रतियूजता संबंधी अभिक्रिया यानी एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। हम तो, मुझे तो अभी भी याद आ रही है कि बच्चे को आप देखेंगे कि बीसीजी का टीका लगवाने जाएंगे बच्चा में, या इवन अगर बच्चा में किसी को, अगर मान लिया जाए 1 2 साल के बच्चे को टीका लगवाने जाते हैं तो उसको बुखार आ जाता है। कहीं ना कहीं बुखार आना एक प्रकार का क्या है, एक रिएक्शन है, एक साइड इफेक्ट है। तो छोटी सी बात है कि रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए तो इसीलिए 3 गलती होगी आपका। ठीक है, और एक्सट्रीम दिख रहा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ वैक्सीन का। 3 गलत करते हैं, 3 गलत करने से 1 सही हो गया आपका। 2 देखिए, तो 2 में वही बात है कि उस प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी यानी एंटी रेसिस्टेंस मेडिसिन जो होता है, जो एंटी ड्रग्स होता है और औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि कई सारा चीजें ऐसे हैं, खासकर तौर पे दवाई जो काम करता है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी लेना पड़ता है। उसके लिए वैक्सीन क्रिएट किया जाता है कि वैक्सीन के माध्यम से उसको एलिमिनेट किया जा सके, कुछ ना कुछ कम किया जा सके। ठीक है, तो 1 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आप आगे 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसी तरीके से आपके पास क्या है कि आप इसको मास्टरिंग ऑफ पीवाईक्यू करेंगे तो आपके क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी लगेंगे कि सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्या आ गया? साइंस का क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से क्वेश्चन है उत्पन्न कर सकते हैं। पहली बात, तो कई ऐसे कारक हो सकते हैं जो बेंजीन पॉल्यूशन को उत्पन्न करता होगा, बट एक बार देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है सो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रहा है कि ऑटोमोबाइल्स द्वारा निष्कासित पदार्थ, ऑटोमोबाइल से यानी स्वचालित वाहन से हो सकता है कि बेंजीन वहां से पॉल्यूशन निकलता हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला भी C6H6 होता है। ठीक है, तो बेंजीन में कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, और खासकर ऑटोमोबाइल्स में जो मान लिया जाए जो भी फ्यूल्स आप देते हैं उसमें कार्बन की मात्रा तो रहती ही रहती है। इसीलिए आपका क्या होगा? पहला सही होगा। तो पहला सही होगा, इसका मतलब है कि एक आप 2 हटा सकते हैं क्योंकि वहां 2 और 4 है। नहीं, आपका जो अब बम्बार्डमेंट चलने वाला है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन देखिए 1 एंड 3
1 and 3, 1 and 3, यानी 3 भी होगा, ऑलरेडी सही हुआ है। लकड़ी का जलाना, बिल्कुल कोई भी लकड़ी जलाएंगे तो बेंजीन तो वहां से निकलेगा, यानी कार्बन निकलेगा। तो यही बात है, 1 और 3 आपका ऑलरेडी हो गया। अब आपके पास बन रहा है कि ऑप्शन नंबर और देखते हैं, 2 नंबर पर ये देखिए तंबाकू का धुआं। तो तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू भी एक प्रकार का देखा जाए तो प्लांट का ही तो चीज है, निकोटीन। तंबाकू एक प्लांट होता है, उसी से तो प्लांट में कार्बन की मात्रा होती है, तो इसके भी जलने से क्या होता है, बेंजीन निकलने की संभावना है। तो 1 and 3 अभी तक तो संभावना बन रहा है 1। अब ये आपका आंसर हट गया। अब 50-50 आप पहुंच चुके हैं, 50-50 पहुंच चुके हैं आप। ये 1 2 3 आपका आंसर हो रहा है अभी तक में। अब 4 और 5 को देखना है मुझे। अब लिखा हुआ कि रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, यानी रोगन वाले यूजिंग वार्निश्ड वुड इन फर्नीचर की बात हो रही है। मान लिया जाए वो भी आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट पढ़िए, पॉलीयूरेथेन, जो पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग करके। अब बात आ रही है कि क्या सच में, अगर मान लिया जाए इस 5 वाले ऑप्शन को, एक थोड़ा सा ट्रिक्स लगाइए इस पर, इस थोड़ा सा ट्रिक्स लगाइए, 5 में 3 वाला ऑप्शन, क्या लगाना, 5 में 3 वाले ऑप्शन। ठीक है, 5 में 3, तो 5 में 3 से आंसर तो आ गया आपका, क्योंकि 1 2 3 तक तो मैं पहुंचा दिया आपको। अब मान लिया जाए, हो सकता है कि वर्निस्ट वाले जो फर्नीचर हो उसमें ये नहीं निकलने वाला हो, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई चीज जला जला तो नहीं रहे हैं, आप उस पर क्या कर रहे हैं, एक वार्निश कर रहे हैं, एक लेप चढ़ा रहे हैं किसी भी फर्नीचर के ऊपर, तो वहां से कैसे बंजी निकलेगा, तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। नॉलेज से भी और ट्रिक से भी आपका काम कर गया, 5 में 3 से भी और इस तरीके से भी। चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब 56 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका ट्रिम से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या है इसको। लिखा हुआ है क्या, कि व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ठीक है, व्यापार संबंधी निवेश उपाय की बात करिए ट्रिम्स का। पता है क्या, कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर, जो विदेशी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, किए जाने वाले जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं इंपोर्ट पे लगाया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, प्रोहिबिट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या वस्तु और सेवा दोनों पे लगेगा, कि केवल सेवा पे लगेगा या केवल वस्तु पे लगेगा। ठीक है, अब बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्यापार से संबंधित निवेश। अब हो सकता है कि आपके साथ यूपीएससी यहीं पर बोथ दे करके गलती करने की चांस किया है वो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, ये विदेशी नियमों, ये विदेशी निवेश के नियमों से संबंधित नहीं है। हाँ, ट्रिम्स तो कोई रेगुलेशन तो है नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पर एक चीज के लिए काम करने के लिए बात की जा रही है, इसीलिए क्या हो गया, 2 गलत हो गया। जब 2 गलत होगा, आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑलरेडी 1 and 3 आ गया आंसर। ठीक है, अब एक, क्योंकि यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है, आप देखेंगे ना कि दोनों चीज पर बात करके देगा कि ये उसके लिए भी अप्लाई होगा, ये उसके लिए भी। जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात आती है क्या, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है कि लैंड और ओशन दोनों में, मतलब उसका उठने की चांस होती है, नहीं केवल ओशन में होता है। ठीक है, तो इसी कारण से कह सकते हैं कि दोनों पे नहीं होता, तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। 2 गलती करने से आपका आंसर आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब 58 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1991 की आर्थिक उदारीकरण, जो 1991 का जो खास तौर पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था, के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करना है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई अर्थशास्त्र बनने की बात हो नहीं रही है। देखना है कि क्या चीज हम कर सकते हैं, सही या गलत। यहाँ कहता है कि शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इससे कम हुई। अब देखिए, वाइल लगा है जबकि, मैंने इससे पहले भी बता रखा है आपको कि जहां भी जबकि कंजंक्शन की बात आ रही हो, वहां पर आपको 1 मिनट रुकना है कि क्या सच में ये सही है या गलत है। फिर कहता है कि कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, यानी स्टीडली इंक्रीज की बात हो रही है। ये इससे पहले सबसे बड़ा गलत ऑप्शन आपका यही है। ठीक है, सतत वृद्धि की बात है, स्टीडली इंक्रीज की बात हो रही है, तो गलत हो गया आपका। कभी भी जिगजैग लाइन बनते ही रहता है, इकोनॉमिक्स में जिगजैग की संभावना ऑल टाइम रहती है, पॉसिबिलिटी। तो 2 गलत करें आप, 2 गलत करेंगे तो 50-50 चलेगा आप। ठीक है, यानी 3 ऑलरेडी सही है आपका, पढ़ना भी नहीं पड़ा, 3 सही है। 4 पर देखिए, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर में क्या हुई है, कमी आई है, बिल्कुल सही बात है, कमी आई है। ग्रामीण जो रोजगार है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, उसकी वृद्धि दर में कमी आई है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका 3-4 आंसर फाइनल आ गया। ठीक है,
अब देखिए, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट को 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा, किसी भारत में साइबर बीमा की बात हो रही है ना, तो साइबर बीमा से रिलेटेड जो है, आप एक बार उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप, ठीक है। पढ़ेंगे तो और सही तरीके से आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब देखेंगे ना कि लाभ के बारे में बात हो रही है ना, कि अगर मान लिया जाए कोई कोई भी व्यक्ति अपने साइबर बीमा के लिए, के लिए इंश्योरेंस करवा के रखा है अपना, कि अगर हानि हो जाए कल की डेट में तो कर क्या क्या कर सकता है वो। यदि कोई यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देते हैं, तो कोई लगा है कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत लगती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई मालवेयर कंप्यूटर की क्षति करता है, तो उसको अगर इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, तो उसको आपको मिलेगा, ठीक है। एक सही होने की चांसेस है। फिर से देखिए, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि कोई का, यहाँ अगर कोई को ही देखे ट्रिक्स को, यहाँ भी कोई लगा है, तो हम एक और चार का ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है, तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है कि एक और चार पर हम आंसर करने, एक चार कहाँ कहाँ है देखिए आप, एक चार यहाँ भी है, एक चार यहाँ भी है, एक चार यहाँ भी है, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि एक चार से क्या क्या आंसर बन रहा है, यानी एक अब आंसर हट गया आपका, एक और चार क्या ऑलरेडी सही है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पढ़िए, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो नए कंप्यूटर की लागत कभी नहीं हो सकता संभव। अगर मान लिया जाए आपका कोई जान करके कंप्यूटर को तोड़ा गया है, तो उसके लिए साइबर जो इंश्योरेंस होती है, उसमें आपको रिफंड माने इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया जाए किसी साइबर अटैक के द्वारा हुआ है, तो आपको मिलने की चांसेस है। जानबूझकर विलफुलनेस के माध्यम से की गई है, तो नहीं मिलेगा आपका। दो हटाइए आप, दो हटाइए, दो हटाने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, बी ऑलरेडी आंसर आ गया, 1 3 एंड 4 आ गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है कि क्या एग्जामिनेशन हॉल में क्या इस तरीके से मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या देखना है, 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 61 नंबर में पहले, सबसे पहले तो क्या मैंने बता रखा है आपको, कि आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में देखना ऑप्शन कितने, 6 ऑप्शन है। क्या इसमें ट्रिक्स 6 में 4 काम कर रहा है क्या, भाई देखिए ये भी देखना है आपको, 6 में 4 काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी देखना है आपको, ठीक है। अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं काम करेगा तो और भी देखेंगे कि क्या संभव है, कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि सभी राज्यों के कृषि उत्पाद के लिए, सभी सॉरी राज्य नहीं, फसल, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। अब पहली बात बताइए, आपको पता है कि एमएसपी कितने फसलों पर दी जाती है, ओनली 23 फसल पे दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर सभी कैसे हो जाएगा भाई साहब, ऑलरेडी ए ऑल लगा करके गलती करने की चांस बना दिया आपका। अब एक गलती होने से आप देखिए आंसर आ गया कि नहीं, कैंसिल कीजिए आप, देखिए फाइनल आंसर आपका आ गया। यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ा, एक ऑप्शन को हटाने से आपने क्या किया, आंसर पे चले गए। और हम आपको दिखाते हैं, यहां लिखा हुआ है कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति। पहली बात, गवर्नमेंट की कोई भी ऐसा असिस्टेंस, कोई भी ऐसा सपोर्ट फ्री नहीं होता है, कोई भी ऐसा फ्री नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। क्यों, आपने देखा होगा कि कभी भी टैक्स फ्री की बात आती है तो वो आपका ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। फ्री नहीं मिलती है आपको, उसके बदले टैक्स देने पड़ते हैं आपको, इसीलिए चार भी आपका गलत हो सकता है, ठीक है। चार गलती करेंगे, यहाँ भी ये इसको हटा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ चार नहीं है, इसको हटा सकते थे, कहीं ना कहीं आपको आंसर के तक पहुंचाने में आपको मदद करेगा। दूसरी बात है, यहाँ लिखा हुआ है कि बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, कभी भी कृषि ऋण की माफी, कभी भी सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है एग्रीकल्चर में, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इससे भी देख सकते थे, ठीक है। आप वैसे भी तो आंसर पहुंच ही गए हैं, सी आंसर है इसका, ठीक है। अब 64 का आपको दिखाते हैं, 64 में देखिए कि क्या हटा सकते हैं आप लोग भी। जब मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन को, तो उसी दरमियान आप क्या कीजिए कि आप भी इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए आप, कि क्या आप सच में मैं जैसा सोच पा रहा हूं, क्या आप सच में वैसा सोच पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पिछले दशक लास्ट डेकेड में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि, इससे पहले भी आपने सतत वृद्धि गलती की, स्टिली इंक्रीज गलती किया है आपने। तो मैं फर्स्ट टाइम में ही क्या करूंगा, इसको गलती करने की चांस बनाऊंगा,
ठीक है। अब मैं देखता हूँ एक बात और क्या लिखा हुआ है, पिछले 5 वर्षों में यानी लास्ट 5 ईयर्स दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। नेपाल कितना छोटा-सा देश है, ठीक है? नेपाल कितना सा छोटा-सा देश है और कभी भी दक्षिण एशिया में और भी तो देश हैं, जो भारत के व्यापारिक साझेदार में बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक है? तो नेपाल मुझे नहीं लगता, पहले तो 1 को हटाते हैं। 1 हटाने से मेरा आंसर क्या बन रहा है? 2 और 3। अब 2 और 3 में आप देखिए, खुद ही देखिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि 2 और 3 में से लास्टली आंसर किसको मार के चलोगे? तो बताओ? 3 को आंसर गलती करना आप ज़रूर पसंद करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े की से बड़ी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं कि जूट के उत्पादन को लेकर के खास तौर पे हमारे और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में कई तरह की ऐसी एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। तो 2 ऑलरेडी आपका आंसर सही होगा, ठीक है? तो ये भी आपका कॉमन सेंस कहता है कि इस तरीके से आप फाइनल आंसर पे जा सकते हैं। 68 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है? 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्या में क्या कहता है? कहता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है? केसीसी की बात हो रही है। आप यदा-कदा हो सकता है परिवार में केसीसी का फ़ायदा उठाई भी होंगी है। अगर नहीं उठाए तो आप इसके माध्यम से देख लीजिए कि केसीसी के माध्यम से क्या चीज़ होता है, ठीक है? अब केसीसी के माध्यम से कहता है क्या कि किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन क्या बात कर रहा है? शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, अल्पकालीन ऋण समर्थन, नहीं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है पहले। क्या कर रहा है? शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है। अब शॉर्ट टर्म में कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन हैं। 5 में एक संभावना मैंने ट्रिक्स बताया, 5 में 3 होने की चांसेज़ है। बिल्कुल सही बात है। तो 5 नहीं, तो 5 में 3 हो चांस बनने की चांस है। तो अब हम एक बात और देखते हैं कि इसमें क्या 5 में 3 क्या-क्या हो सकता है। पहली बात, तो 5 में 4 ये आप दोनों हटा सकते हैं, ठीक है? अब 50-50 आपको मैंने पहुँचा दिया। अब या तो एक है सही, ऑलरेडी एक आपको दे रखा है, कॉमन है, तो एक सही है आपका, ठीक है? अब देखना है आपको। अब एक जब आपको सही मिल गया, अब देखिए अंत में आपको देखिए कि जो लास्ट 5वां ऑप्शन पढ़िए कि परिवार के लिए घर निर्माण और गाँव में शीतगार, शीतगार का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज, सुविधा स्थापना के लिए। अब बताइए शॉर्ट स्टोरेज, यहाँ पर बात प्रश्न में आपने क्या लिखा है? प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म और कोल्ड स्टोरेज 1 दिन में तो बनता नहीं है। ये 6 महीना में तो ऐसा नहीं है कि चलो कल के लिए आज के लिए बना दो, कल के लिए हटा दो। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, एक प्रकार का क्या है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में के अंतर्गत आता है। तो वैसे भी आप क्या कर सकते हैं? घर बनाना ऐसा तो नहीं है कि आज घर बना लो, कल हटा दो। तो ये सब दीर्घ बड़ा है, ठीक है? यानी मैक्सिमम बड़ा है, तो इसीलिए आप इसको गलत कर सकते हैं। 5 हटाने से क्या होगा आपका आंसर? ये आपका आंसर चला गया, तो बी आंसर फाइनल आपका आ गया। इसी तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है? 1, 3, 4 और इससे 2 भी देखिए, कंबाइंड क्या कहता है? कंबाइंड कटाई मशीन, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, ये सब खरीदने की बात आ रही है। तो ये शॉर्ट टर्म में कैसे हो सकता है? ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, ट्रक खरीदना, ठीक है? लॉन्ग टर्म की बात है, इसीलिए 2 गलती आपका हो सकता है, ठीक है? अब हम आगे और बढ़ के देखते हैं कि क्या बन रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ देखिए कि सभी अनाज, सभी लगा हुआ, पहली बात हटा सकते हैं इसको। सभी अनाज और दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन एमएसपी, यहाँ एमएसपी से दो क्वेश्चन आ जा गया है आपका। तो एक गलत आपका ऑलरेडी हो चुका है पहले, तो ऑलरेडी एक हटा सकते हैं आप इसको। अब 2 और ऊपर या डी में से देखते हैं आंसर क्या हो रहा है। लिखा है कि अनाज और दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पे राज्य मूल्य कभी नहीं पहुंचता। नेभर की बात हो रही है, कभी नहीं। क्या लगा है? कभी नहीं। नेभर की बात आ रही है। ये निगेटिव स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये भी गलत आपका हो गया, ठीक है? मार्केट है, कभी भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? दो भी गलती हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? ना तो एक ना तो 2 हो सकता है, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। अब कॉमर्शियल पेपर की बात आ रही है। कॉमर्शियल पेपर जो है अल्पकालीन, क्या बात आ रही है? अब वैसे एक बार देखना है तो एक बार 4 ऑप्शन दिया है ना, 4 में 2 मार के देखिए, 4 में 2, ठीक है? 4 में 2 यानी ये आपका ये भी कैंसल हो जाएगा, 50-50 आप पहुँच चुके हैं, ठीक है? 50-50 पहुँच गए तो एक तो सही होगा। अब 2 पर 3 पर विचार करना मेरा, एक नहीं पढ़ना जो पढ़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं पढ़ेंगे अब 2-3 पर देखते हैं।
2 दिन में। अब लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला एक दीर्घकालिक प्रपत्र है। सबसे पहली बात, दीर्घ की जगह शॉर्ट हो सकता है। सोचिए थोड़ा-सा, क्या आपके साथ गेम कर सकता है कि नहीं? दीर्घ की जगह क्या हो सकता है? लघु हो सकता है, ठीक है? अब दूसरी बात, यहाँ पर बात ये भी आ सकती है आपके साथ क्या, कि यहाँ जो लिखा हुआ है रिजर्व बैंक के द्वारा, हो सकता है रिजर्व बैंक की जगह पे क्या हो सकता है? सेबी हो सकता हो सकता है। तो इसी कारण से आपका क्या कर सकते हैं, दूसरी बात 3 पर देखिए कि कॉल मनी जो होता है, कॉल मनी अंतर बैंक लेन-देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का क्या है, वित्त व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है कि कॉल मनी, आपने इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी भी आपने रखा होगा, तो आपको पता होगा कि कॉल मनी क्या है, एक लघु वाले है, ठीक है? अल्प वाला है। तो ऑलरेडी आप क्या कर सकते हैं, द्वारा जहाँ भी बाई लगा हो ना, बाई, तो वहाँ पर द्वारा जहाँ लगा हो, तो वहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में मैनिपुलेट करने की चांसेस है क्या? ठीक है, 2 गलत कीजिए। जब भी आप 2 गलत करेंगे, तो ऑलरेडी आपका ये कैंसल हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा और ये आपको फिर से मैं कहता हूँ, एक बार की प्रैक्टिस से नहीं हो सकता, आपको बार-बार करने की ज़रूरत है आपको। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है? 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय हाथियों का के बारे में बताना है। भारतीय हाथी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हाथियों का समूह का नेतृत्व मादा करती है। मुझे नहीं मालूम मादा करती है कि क्या करती है। हाथी का अधिकतम गर्भावधि 22 मास तक हो सकता है। अब ये भी नहीं मालूम कि हो सकता है, लेकिन 22 मास डेटा दिया हुआ है। फिर कहता है सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही यानी एक बाउंडेड लगा दिया, तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब यहाँ तक जो लगा दिया है यानी ओनली लगा दिया है, मतलब कि ओनली 40 ईयर्स तक। एक मुझे लग रहा है कि बाउंडेड रोकने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि कोई हाथी जो है 50 वर्ष में या 45 में बच्चे पैदा करे, कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ ओनली लगा दिया। अगर मान लीजिए जब कोई एक हाथी भी कर लिया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को गलत कीजिए आप। 3 गलत करने से क्या बन रहा है आपको, 50-50 चांसेस आपको बनने चले गए हैं। यानी कि 2 होगा, यानी 2 जो आप डेटा देख रहे थे 2 होगा। तो 2 होगा यानी क्लियर हो गया। अब कहते हैं भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या, जीव संख्या केरल में है। कहाँ है? केरल में। क्या पता केरल की जगह कर्नाटक हो? आपको पता नहीं है ना, क्या पता केरल की जगह कर्नाटक हो, क्या पता कर्नाटक की जगह उत्तराखंड हो। ठीक है, तो ये पता नहीं है, इसीलिए मैनिपुलेशन के चांस यहाँ बन सकता है। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ है, केरल की जगह कुछ भी दे सकता है। आप इसको हटाइए। ठीक है, हाँ, जब ये हटाने से आपका क्या पता चल गया, चौथा नहीं होगा आंसर आपका, 1 और 2 में से फाइनल आंसर आ गया। नहीं, सच में हाथियों का समूह का नेतृत्व कौन करती है? मादा करती है। आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मादा करती है नेतृत्व। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप जा सकते हैं। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट लगेगा कि किस तरीके से आपका बन रहा है क्वेश्चन। 76 में इस्पात स्लैग यानी स्टील स्लैग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? स्टील स्लैग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, स्टील स्लैग। अब ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या ज्योग्राफी में भी इसको रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब क्या था कि सामग्री का क्या उपयोग कर सकते हैं आप? उपयोग तो स्टील स्लैग का बहुत जगह हो सकता है। अतः सड़क निर्माण में भी कर सकते हैं, कृषि मृदा के सुधार के लिए भी कर सकते हैं, सीमेंट के लिए भी उत्पादन में, यानी ऑल ऑफ दीज मार के चलेंगे एप्लीकेशन वाले में, तो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 78 नंबर में ही देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण सड़क के निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ जो बात हो रही है, पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पश्चिम यानी कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है, को घटाने के लिए में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? अब देखिए ऑप्शन कितने बन रहे हैं, 5। तो मैंने क्या रखा है आपको, 5 में 3 करने की। देखिए 5 में 3 क्या संभव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो 5 में 3 बनेगा तो इसका मतलब 2 हट जाएगा आपका, 50-50 आप चले गए हैं। ठीक है, अब 3 2-3 ये दोनों में है, इसका मतलब 2-3 आपको पढ़ना नहीं है। ऑलरेडी 2-3 क्या है, सही है आपका। अब ये पढ़ना क्या है, 1 और 4 पढ़ना है ओनली। 5 हटा दीजिए डायरेक्ट, 1 और 4 पढ़ना है आपको। एक में ताम्र स्लैग है यानी कॉपर स्लैग है, और चौथा में क्या लिखा हुआ है, चौथा में है कि उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। अब बात करना है कि सच में जो कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है, घटाना है आपको। क्या करना है, कार्बन फुटप्रिंट को घटाना है। अब घटाने के लिए क्या चीज़ करेंगे, तो किसके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी? जो इस मिश्रित एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी की, ये कॉपर स्लैग का, जो राम का नाम लेकर मारना है मार दीजिए। ठीक है, अगर मान लो आपको नहीं पता है तो जो 2-3 मारना है तो वो भी मार सकते हैं न, बाकी कॉपर स्लैग स्टील का भी जस्ट आपने स्लैग का जो है, यहाँ भी स्लैग देखिए, यहाँ स्लैग और यहाँ स्लैग, यानी 76 का स्लैग और यहाँ से नहीं स्लैग। जब जब उपयोग कर सकते हैं कृषि मृदा को सुधार करने के लिए, तो क्यों नहीं कार्बन फुटप्रिंट को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं? इसका मतलब आपको ये एडवाइस करना है कि भाई साहब स्लैग हम ठीक हैं, मुझे मारो, यानी मेरे साथ चलो।
एक के साथ चलो, आंसर फाइनल आपका आ गया ये। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जल्दी आपको करवा दूं। ठीक है, चीजें आपके पास रहेगा तो आपके पास अच्छे रहेंगे। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता कि खेती में बायोचार की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? खेती में बायोचार का उपयोग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या हो रही है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बायोचार। ठीक है, अब बायोचार इन फार्मिंग में यूज हम देखते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड में अगर मान लिया जाए 1 2 3 है ऑप्शन, तो बिना कुछ सोचे क्या करना है, समय बचाना हो तो तीनों मार के बढ़ जाना आगे, कुछ से नहीं सोचना है एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता है कि बायोचार का एप्लीकेशन ये तीनों में पढ़ लेना, होगा ही होगा। ठीक है, बिना ज्यादा सोचे कुछ। नेक्स्ट यही देखो, अगर आपको नहीं देखना है तो 83 नंबर क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर में जीरो टीलेज की बात हो रही है, एप्लीकेशन लाभ की बात हो रही है, कहीं ना कहीं लाभ होगा ही होगा। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना बुआई संभव, बिल्कुल सही बात है। चावल की नई पौध की नर्सरी बिना बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव, बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में डी मार के चलो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजों को आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आपके हाथ में चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब आपके पास जो है चीजों को समझिए। तो आपको ये इसमें भी कुछ नहीं करना है, 6 ऑप्शन है, 6 में 4 करके चलिए। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको पढ़ना भी जैव ईंधन देख, बायोफ्यूल देख लेना है, 6 में 4 करके चलना है। 6 में 4 का जहां भी आ रहा हो वहां करके चलिए। आपके पास ये हटा दीजिए। अब यहाँ 6 में 4 क्या हो सकता है आपके चांसेस में? ठीक है, तो कुछ चीज हटाना पड़ेगा इसमें। बायोफ्यूल में याद रखिएगा, जो खाने वाला सामान है, जो डायरेक्टली खाने वाला सामान होता है, उस चीज को हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और दाल भी हम जो है दाल को यूज नहीं के बराबर करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो मूंगफली के क्या है, मूंगफली एक प्रकार का, मूंगफली के बीज जो होते हैं उसका भी यूज नहीं करते एक प्रकार का। ठीक है, तो मूंगफली नहीं करेंगे यूज। ठीक है, तो 3 हटा देंगे। ऑलरेडी आपका आंसर क्या आ गया, 1 2 5 6 आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपके पास। अब कुल्थी तो जानते ही हैं, कुल्थी क्या है, एक प्रकार का दाल है, ग्राम जो जिसको चना बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको समझ में आएगा कि ये 4 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका यूज हो गया। लास्ट में देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पर है आपके बगल में। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि सौर जल पंप। ठीक है, सौर जल पंप के बारे में देखिए क्या, यानी सौर जल पंप, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय जो पंपों को चलाने के लिए हो सकता है। ठीक है, और निजमनी यानी समर्सिबल पंप को नहीं। निगेटिव है, जब मान लिया जाए एनर्जी का यूज अगर सौर सौर पंप के लिए कर सकते तो इसके लिए क्यों नहीं? गलत हो गया। सौर ऊर्जा का उपयोग अब केंद्रीय यानी जो सेंटीपीटल जो पंप हो को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए, यानी निगेटिव है, गलत है। ऑलरेडी ये समझना पड़ेगा आपको, जब ऊर्जा का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं हम आपको। ठीक है, तो चीजों को समझ समझ करके इस तरीके से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां देखिए, अब यहां देखिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 91 नंबर में क्या, कृषि में फर्टिगेशन की बात हो रही है, यानी फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, फर्टिगेशन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन की बात हो रही है, यानी कि उर्वरक प्लस सिंचाई दोनों करना है। अब आपको सोचना है कि क्या कह सकता है कि कृषि में लाभ की बात हो रही है, यहाँ 4 है, तो क्या 4 में 4 ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, यानी एक ऑप्शन कोई गलत है। ठीक है, अब क्या ऑप्शन गलत है वही चीज को देखना है आपको। यहाँ देखिए, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण बिल्कुल संभव है। पौधे के लिए पोषक वृद्धि बढ़ी हुई मात्रा के सुलभ करें, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी, हाँ ठीक है, सब बिल्कुल सही है। रॉक फॉस्फेट और सभी और लगा है, गलती होगी आपका, 2 हटाइए यहाँ पे, 2 हटा आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, ऑलरेडी सी सही हो गया। तो चीजें को समझिए, यहाँ पर जो सही सही दिया हुआ सभी दिया हुआ था उसको मैंने गलत कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये अब सबसे पहले आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि ये कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, ये 2 जिलों में होता है, मुझे नहीं मालूम। उद्यान के अंदर, राष्ट्रीय पार्क के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो मानव वास स्थल नहीं, कोई मानव वास स्थल नहीं है, यानी एक्सट्रीम वर्ड दे दिया कि नो ह्यूमन हैबिटेशन। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर्स होता है, क्या उसका भी रहने का कोई व्यवस्था नहीं है? ठीक है, ये कहने का मतलब तो यही है। आपका 2 गलत गलत हो गया। जब 2 आप गलत करेंगे, ठीक है, तो आपका देखिए क्या आंसर आ रहा है, सो ऑलरेडी हट गया आपका। ठीक है, आपका देखिए 1 2 3 ये भी कर, यानी सी आंसर चला गया, यानी कि जो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा, आपको ऑलरेडी देख लीजिए क्या,
कि ये 2 जिला में भी है और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो है प्राकृतिक आवास भी है। बिल्कुल आगे चले गए, ठीक है। अब चलिए, अब हम एक चीज़ दिखाते हैं। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। 99 लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि जेट प्रवाह केवल, क्या लगा है, केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। पहली बात तो ये गलत हो गया, एक हटाइए आंसर। ये आंसर आंसर क्या हो गया आपका? ये हट गया आपका। आपका दो सही है, इसका मतलब दो पढ़ना ही नहीं आपको है, ठीक है। दो पढ़ना नहीं है, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षिक उत्पन्न करते। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है सम यहाँ लगा दिया कुछ, इसीलिए सम लगा सही होगा। और आपको पता है कि सम क्या होता है, सही होता है जनरली। फिर लगा है कि चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है, ठीक है। अब मुझे डेटा यहाँ दे दिया, क्या दे दिया, डेटा दे दिया। ये डेटा गलत होता है 3। अब 3 हटाएंगे आप, आंसर आपका क्या आ गया 2 फाइनल। अब बात आती है क्या, जब आप ये देख लीजिए ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम इसको करने वाले हैं। तो बेसिक तौर पे क्या करना है कि आपको जब भी प्रश्न बना रहे हो, जब भी प्रश्न को आप बना रहे हो, तो आपको जब इस तरीके से आपका समझ में आ जाए, 1 मिनट, तो जब आपके पास पेपर में आ रहा हो क्वेश्चन, तो पेपर में क्वेश्चन आते ही आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन का मेरा पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का मेरा पैटर्न क्या होने वाला है, तब जाकर के आप क्या करेंगे, चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो प्रश्न आप इसी तरीके से आपके पास प्रश्न आने वाला है, और प्रश्न जब आएंगे तो ऑलरेडी भी आप क्या करेंगे, सही कर लेंगे। और जिस प्रकार मैंने 2023 का करवा दिया, 21 हो गया, 20 हो गया, 22 भी हो गया आपका, तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से 18 तक मैं जीएस का करवा दूंगा। फिर सीसेट में भी बात करेंगे, फिर अन्य भी पेपर से अगर यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाई गई है उसका भी हम ले लेंगे, जिससे कि आपका पेपर कहीं ना कहीं जो एलिमिनेशन बेसिस का ट्रिक्स हो आपके जेहन में आ जाए, उसको आप अप्लाई कीजिए। किसमें, टेस्ट में भी अप्लाई कीजिए, बार बार इसको देखिए। साथ ही अगर आपका ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी करवा देंगे, जिससे क्या आपका सब्जेक्ट वाइज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। गुड नाइट।